लोकसभा चुनाव के बीच कई तरह के सवाल आपके मन में आते हैं। कई बार आपको भी एक आम इंसान होने के नाते लगने लगता है कि चुनाव में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। खबरों में आप आजकल देखते ही हैं कि कोई मोबाइल फ़ोन लेकर पोलिंग बूथ में पहुंच जा रहा है, कहीं कोई वीडियो बना रहा है, कोई अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवा रहा है, कोई वीवीपैट मशीन को उठाकर पटक दे रहा है। अब इन सब खबरों के बीच में सवाल ईवीएम पर भी उठाए जाने लगते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि ईवीएम हमेशा से सुरक्षित ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन पर तब उठा जब इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग का डेटा देने में देरी की। इस सवाल पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। एडीआर नाम की एक संस्था है, उसने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना था। एफिडेविट सबमिट करके चुनाव आयोग ने क्या कुछ जानकारी दी है, इस जानकारी में फॉर्म 17C का भी जिक्र किया गया है। ये फॉर्म 17C जो है वो क्या है आखिर, इन सभी सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। तो बात है वोटर टर्नआउट डेटा की। दरअसल एडिया यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा के ये मांग की थी कि इलेक्शन कमीशन चुनाव के दिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फॉर्म 17C को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन शाम को चुनाव आयोग को ये बताना होता है कि कितनी वोटिंग उस पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ पर हुई है। जिस फॉर्म में पूरा डेटा भरा जाता है उस फॉर्म को 17C कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए जवाब में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो वोटिंग का स्टेशन वाइज डेटा अपनी वेबसाइट पर नहीं अपलोड कर सकता है। ऐसा करने के लिए कोई लीगल मैंडेट नहीं है। फॉर्म 17C सिर्फ कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को ही दिया जा सकता है। उनके अलावा किसी को भी इस फॉर्म को देने के लिए कोई लीगल मैंडेट नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि फॉर्म 17C यानी जिसमें हर पोलिंग स्टेशन पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है, सिर्फ उसके आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से वोटर्स के बीच में भ्रम भी पैदा हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कई बार ये देखा जाता है कि जीत हार में डिफरेंस बहुत कम होता है। फॉर्म 17C के अनुसार आसानी से कोई भी इसको नहीं समझ सकता है। कॉमन मैन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, जिसके वजह से कई बार जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर सवाल भी उठाए जा सकते हैं। अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 17C के जरिए बताए गए हर एक पोलिंग स्टेशन के आंकड़ों और वॉलंटरी प्रेस रिलीज और अपने वोटर टर्नआउट ऐप के जरिए चुनाव के दिन दिए गए आंकड़ों में अंतर के कारण भी बताए हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 49S और 56C के तहत कहा गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C के पार्ट 1 में वोट्स के रिकॉर्ड को प्रिपेयर करता है और पोलिंग खत्म होने के बाद हर एक पोलिंग एजेंट को देता है। पोलिंग बूथ पर कैंडिडेट जो भी होते हैं वो एक पोलिंग एजेंट और 2 पोलिंग रिलीफ एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, ये नियम बताते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो पोलिंग वाले दिन 2 प्रेस रिलीज भी जारी करता है, जिसमें से एक प्रेस रिलीज रात 11:45 पर जारी की जाती है। इसके अगले दिन कैंडिडेट की मौजूदगी में सारे रिकॉर्ड्स की जांच होती है और वोटर टर्नआउट ऐप लाइव आधार पर जो है डेटा दिखाती है। फॉर्म 17C के पार्ट 2 में जो जानकारी दी जाती है वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से परफेक्ट होती है। फॉर्म 17C के पार्ट 2 में काउंटिंग वाले दिन सारा डेटा भरा जाता है, जिसमें गिने गए वोटों की पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होती है। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस फॉर्म 17C को इसलिए भी शेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कोई भी आसानी से बदलाव कर सकता है। इस फॉर्म की ओरिजिनल कॉपी स्ट्रॉन्ग रूम में ही रखी जाती है और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि हर एक पोलिंग बूथ पर जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट होते हैं उनके पास भी एक कॉपी दी जाती है। अब सही डेटा को रिलीज करने में देरी क्यों होती है, इसको समझते हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी है कि इलेक्शन कमीशन ने 2014 में वोटर टर्नआउट डेटा के रिलीज के लिए एक IT प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया था। इसमें जो भी डेटा वोटिंग बूथ से आता है वो डेटा ऑपरेटर्स अपलोड करते हैं। इसमें एक सेक्टर मजिस्ट्रेट जो 8 से 10 पोलिंग बूथ के लिए जिम्मेदार होता है, वो पोलिंग स्टेशन से परसेंटेज में वोटर टर्नआउट को कलेक्ट करता है। ये इन्फॉर्मेशन ओरली और व्हाट्सएप या फिर SMS के जरिए कलेक्ट की जाती है। इसलिए जो भी वोटर टर्नआउट ऐप पर आपको डेटा मिलता है वो टेंटेटिव डेटा होता है या फिर उसे प्रोविजनल डेटा भी कहा जा सकता है। एक लोकसभा सीट के लिए 2 से 3 हज़ार बूथ होते हैं।
पोलिंग पार्टीज के ईवीएम स्ट्रांग रूम तक आने में कई बार वक्त लग जाता है। वोटिंग के बाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रिटर्निंग ऑफिसर ईवीएम स्ट्रांग रूम में ही होता है और उस तक सारी इंफॉर्मेशन आने में टाइम लग जाता है। कई केसेस में बूथ से स्ट्रांग रूम में काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है, इसलिए स्ट्रांग रूम तक सारी इंफॉर्मेशन आने में वक्त लग जाता है। ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताई हैं। जब ऑफिशियल स्ट्रांग रूम से सील्ड ईवीएम सहित फॉर्म 17C को रखते हैं तो वहां पर कैंडिडेट और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए एडीआर की तरफ से फाइल की गई जो याचिका है, पिटीशन है, उसको बेसलेस बताया है। हमारी सहयोगी स्वर्णा ने जब पूर्व इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी से सवाल किया कि वोटर टर्नआउट का पता लगाने के लिए कितना वक्त लगता है, तो उनका जवाब क्या था वो भी सुनिए। जब आप पोलिंग स्टेशन खुलता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने एक फॉर्म होता है 17A और वो जैसे स्कूल में बच्चों का हाजिरी रजिस्टर होता है उस तरह का वो फॉर्म है। आप वोट देने गई सबसे पहले तो आपका नाम और आपका जेंडर ये लिख के वो और सब बाकी सारे जो पोलिंग एजेंट है वो सब ये लिखते चले जाते हैं। 2 बजे कोई शख्स एक ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का या ऑब्जर्वर कोई आता है और वो पूछता है बताओ अब तक कितना वोट पड़ा, तो वो विद इन 1 सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ 17A 301 वोटर के लेते कि जी 300 वोट पड़े, क्योंकि सामने लिखा हुआ है 300 वोट पड़े, तो ये रियल टाइम डेटा जनरेट हो रहा है, इसमें किसी किस्म की डिले का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर क्या होता है जब एंड ऑफ द डे जब पोल खत्म हो जाता है तो इसका जो टोटल्स हैं ये तो 750 800 आपने इसमें डाल दिए। अब जब वो एक टोटल है फॉर्म 17C है उसमें सिर्फ टोटल इस बूथ में 800 वोट थे, 800 वोट पड़े हैं, 800 वोट डाल दिए। एक कैलकुलेशन बस करनी होती है जिसमें 5-7-10 मिनट लगते हैं कि इनमें से मेल कितने थे फीमेल कितने थे, उसके आगे तो कॉलम में मेल फीमेल डाल देते, तो हमारी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको साइन करता है और ये इनको जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए उनको भी एक एक कॉपी थमा देता है। फिगर्स में डिले का एक कारण जो एक और होता रहा है वो ये है, हमारे वक्त में तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, 5:30 बजे पोल खत्म होता था, 6 बजे हमारा एक ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताता था कि पूरे देश का इलेक्शन खत्म हो गया और इतने वोट इतने परसेंट वोट पड़े हैं। साथ साथ वो एक सेंटेंस बोलता था कि ये फिगर फाइनल नहीं है, इसमें ये टेंटेटिव है, क्योंकि रीजन भी देता था क्योंकि अभी हजारों जगह लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि रूल ये है कि 5:30 बजे तक जो भी लाइन में पहुंच गया उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे 10 बज जाए। ठीक है, तो चूंकि वो 8-9 बजे 10 बजे तक भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, उसका मार्जिन रखे कि जी बस ये जब आ जाएगी तब हम आपको फाइनल डेट बता देंगे, तो वो फाइनल डेटा अगले दिन आ जाता था। अब ये पूरा मुद्दा उठा क्यों है ये भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस साल चुनाव 7 फेजेस में देश भर में कंडक्ट किए जा रहे हैं और वोटर टर्नआउट डेटा आने में वक्त लगा है। चुनाव के दिन जो डेटा आया और जो फाइनली डेटा रिलीज किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें डिफरेंस मिला है। पहले फेज में इलेक्शन कमीशन फाइनल डेटा में 11 दिन लगा देता है। इसके बाद के जो 3 फेजेस थे उसमें 4 दिन के बाद फाइनल डेटा रिलीज किया गया और वो भी परसेंटेज में रिलीज किया गया था। पहले 4 फेज की बात करें तो टाइम्स इनसाइट ग्रुप ने जब इसे एनालाइज किया तो पाया कि 1.07 करोड़ वोट का डिफरेंस मिलता है। जिन 379 सीट्स पर वोटिंग हुई उसमें हर एक संसदीय क्षेत्र में एवरेज लगभग 28,000 वोट्स का डिफरेंस मिल रहा था। ये एनालिसिस पहले 4 फेजेस में वोटिंग के दिन रिलीज हुए डेटा और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से फाइनली जो डेटा रिलीज किया गया था उसके हिसाब से की गई थी। खैर, इस सब पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी है। इलेक्शन कमीशन अपना जवाब एफिडेविट के तौर पर सबमिट कर चुका है सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरा मुद्दा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके आप भी जरूर अपनी राय बताइएगा इस पूरे मुद्दे पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे स्विच, मैं हूं सैयद सोबान।